आपकी असेसमेंट है और नेक्स्ट वेडनेसडे को। डेट क्या बन रही है? आज 25 है, देख लो 30। ठीक है। आज चूँकि जुमा था और वैसे भी जनरल लोन की डिस्कशन को कम से कम आधा घंटा चाहिए होता है पहली बार समझने के लिए, आधा घंटा 40 मिनट, तो वो चूँकि आज हो नहीं सकी, तो होमवर्क के अंदर मैं आपको बोरिंग कॉस्ट का वो क्वेश्चन जो इसमें होमवर्क में लिखे हुए हैं आपके लेक्चर 4 के अंदर, वो होमवर्क के अंदर नहीं दे सकता। लेकिन वेडनेसडे को, मंडे और ट्यूसडे के 2 दिन लगाने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे, क्योंकि मंडे को हाफ लेक्चर के बाद हम जनरल लोन भी समझ चुके होंगे इंशाल्लाह, और जनरल लोन समझ लेने के बाद एग्ज़ाम का क्वेश्चन हम करने के काबिल होंगे, जो कि हम एक क्वेश्चन कम से कम ट्यूसडे को कर भी लेंगे एग्ज़ाम लेवल का। तो उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि एक फुल फ्लेज क्वेश्चन टेस्ट किया जा सके बोरिंग कॉस्ट का। अब असेसमेंट के अंदर एक सवाल मैंने IAS 16 से देना है, आपको नोट ही दूंगा इंशाल्लाह। एक सवाल आपको इम्पेयरमेंट में से भी देना है, और एक सवाल ये एक मिक्स भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अलग से सवाल भी आपको दिया जा सकता है, हो सकता है ना भी आए किसी एक में से सवाल। बहरहाल असेसमेंट की तैयारी करनी है, तकरीबन कह सकता हूँ 15 से 25 नंबर इन 3 टॉपिक्स में पड़े हैं, 30 तक जा सकते हैं कम से कम, लेकिन 15 से 25 कम से कम 20 नंबर तो इन 3 टॉपिक्स के अंदर मौजूद ही हैं। तो ये एक बड़ा पोर्शन बनता है आपके पर्चे का, जो इस दफ़ा पर्चे में आपके आ जाना है। तो अगर आप इंसानों की तरह इसको एक 20 to 25% सिलेबस को तैयार कर लेंगे इन 2 दिन के अंदर, एक दिन स्पोर्ट्स डे, एक दिन आप होमवर्क कर सकते हैं, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। ऑर्चिड वाला क्वेश्चन आपने किया हुआ है, बास लिमिटेड का क्वेश्चन आपने दोबारा करना है, उसका नोट आपने दोबारा बनाना है, ठीक है। फैम वाले की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहा। IAS 36 का लेक्चर 3 था, उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन किया था एप्रिकॉट लिमिटेड वाला, और उसके बाद 2 क्वेश्चंस थे जिनका सोल्यूशन आपके साथ शेयर नहीं किया था लेकिन समझा दिया था। इसका सोल्यूशन भी मंडे को आपको मिल जाएगा। ये लेक्चर 3 आपने दोबारा बैठ के कर लेना है। इस लेक्चर 3 के अंदर तकरीबन सारी बातें ही आ जाती हैं, वैल्यू इन यूज़ और फिर विलेस कॉस्ट टू सेल का सारे कॉन्सेप्ट तकरीबन क्वेश्चन 1 में रिवाइज हो रहे हैं, और क्वेश्चन 2 के अंदर रीवैल्यूड एसेट की इम्पेयरमेंट भी हो रही है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में 2-1 घंटे में ये काम हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर 2 घंटे में ये काम हो जाएगा। बोरिंग कॉस्ट का एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन फ़िलहाल मैं आपको होमवर्क में नहीं दे सकता, लेकिन आप जितना आज तक पढ़ेंगे इन सारे लेक्चर्स को एज़ इट इज़ बैठ के रिवाइज़ कर लेंगे, और ये भी उम्मीद है 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लेगा, 4 लेक्चर्स की रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने काइंडली ये काम ज़रूर कर लेना है, क्योंकि फिर मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हम बोरिंग कॉस्ट पे फोकस कर रहे होंगे, ये दोनों चीज़ों को रिवाइज़ नहीं कर सकेंगे उस तरह से। वेडनेसडे को असेसमेंट के अंदर ये दोनों भी होंगे, बोरिंग कॉस्ट भी होगा, ठीक है। तो बार बार कह रहा हूँ, जनरल लोन चूँकि नहीं करवा सका, इसलिए मैं अभी एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन, अगर मेरे पास आज ही आधा घंटा 40 मिनट और होते, क्लास अगर आपकी आज 2 घंटे की होती लेट से, तो मैं आपको एग्ज़ाम लेवल का कोई भी क्वेश्चन दे के भेज सकता था, लेकिन एक तो जुम्मा है, दूसरा सैटरडे ऑफ आ गया है, इस वजह से आपके साथ ये होमवर्क शेयर किया है, ये होमवर्क आपने करके आना है, ठीक है बेटा, ओके हो गया। अच्छा, ज़रा क्वेश्चन नंबर लेक्चर 3 ओपन करें। लेक्चर 3 के अंदर हमने बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, 3 और 4 कर लिए थे क्लास में, बोलें? ओके, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 के बाद एक सेल्फ प्रिपेयर्ड क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में दिया गया था, ऐसे ही है। चलो इसकी बात करते हैं ज़रा जल्दी से। इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट था, वो पॉइंट डिस्कस करेंगे, वहाँ से एक रूल अपना बनाएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन
साथ में सॉल्व भी हो ही जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद फिर अगला नया क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद रूटीन नॉन रूटीन सस्पेंशन की बात भी आपके साथ आज मैं शेयर कर लूँगा, ठीक है। ओके, वो सेल्फ प्रिपेयर्ड क्वेश्चन जो लेक्चर 3 के अंदर क्लास वर्क में लिखा हुआ है, होमवर्क वाला नहीं, क्लास वर्क वाला, उसकी बात कर रहा हूँ जी। डेट्स लिखना स्टार्ट कर देंगे। कमेंसमेंट हम किया करते हैं लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, फर्स्ट पेमेंट और वर्क स्टार्टेड। घर पे ये सवाल आपने किया है, ऐसे ही है ना? ये होमवर्क किया था कि ये नहीं किया? सिर्फ ऑर्चर्ड लिमिटेड, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन किया था बोरिंग कॉस्ट का होमवर्क? वेरी गुड, शाबाश। आपने ऑर्चर्ड लिमिट वाला क्वेश्चन किया हुआ है भाई? बाकी इन तीनों ने किया हुआ है? ओके, आप पीछे बैठते हो ना, बताया हुआ है, अगर होमवर्क किया हो तो आगे आ जाया करो बेटा। ये तीनों बच्चे आगे आके एडजस्ट हो जाएं, शाबाश, क्योंकि इन लोगों ने तो खड़े रहना है आज। ये भाई साहब मेरे टीए को तो बुला लें, ज़रा होमवर्क चेक करवाना है। जो ऐसे ही बैठे हैं उनको भगाएं यहाँ से, रूटीन नॉन रूटीन का नुकसान तो हो नहीं। ओके, उसके बाद सिजेशन हो जाया करती है वर्क कंप्लीटेड डेट। होमवर्क भाई इनका चेक नहीं किया आपने? किया है होमवर्क? चले मैं आज मैं बताता हूँ किस किस का चेक करना है होमवर्क, ठीक है। बाकी सब ने होमवर्क किया हुआ है ना? चले अभी होगा चेक फिर। ओके, साथ साथ डेट्स लिखते भी जाएंगे। लोन रिसीव्ड ऑन यकम जनवरी 15, प्रोजेक्ट स्टार्टेड ऑन यकम फरवरी 15, पेमेंट डिटेल्स टू कॉन्ट्रैक्टर आर फर्स्ट पेमेंट 1 February 15, ठीक हो गया। प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन 1 अक्टूबर 15। तो लेटर कौन सी डेट है? यकम फरवरी हमारी कमेंसमेंट डेट होगी। कैपिटलाइजेशन यानी इंटरेस्ट को एसिटी कॉस्ट में ऐड करना शुरू करना है यकम फरवरी से, और रोक देना है एक यकम अक्टूबर या 30 सितंबर तक। तो कितने मंथ बने? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 8 महीने आएंगे, ठीक है। तरतीब आपको बताई हुई है। नंबर 1 हमेशा आप लिखते रहेंगे जब तक ये आ नहीं जाता। पेपर में ना लिखिएगा अगर नहीं आता, लेकिन पेपर अभी तो ये चौथा लेक्चर है, कम से कम 6 लेक्चर तो कम से कम हमारे और हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। यानी नेक्स्ट वीक पूरा चलेगा बोरिंग कॉस्ट ही। वो अलग बात है कि टेस्ट के अंदर एग्जाम लेवल का क्वेश्चन कर सकते होंगे, फिर वो बुध जुमेरात प्रोबेबली जुमे तक, ठीक है, हम उसको मज़ीद मुश्किल करते जाएंगे, डिफरेंट चीज़ें सीखते चले जाएंगे, ठीक है। तो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस देखेंगे, वैसे नहीं है, देखेंगे क्या सवाल आपने किया हुआ है। नील आया, अभी तक तो ये आ भी नहीं रहा। सेकंड क्या लिया करते हैं जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन। सबसे पहले यही फिगर निकाल सका करते हैं हम, इसके आसान मार्क्स हम पेपर में फटाफट ले लिया करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने सवाल में जाके देखना है लोन कब आया, कितना आया, और फिर कमेंसमेंट और सिजेशन को देख के यहाँ पे इंटरेस्ट को लिख देना है। आपको पता है इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये मुसीबत पड़ेगी, और जनरल लोन मंडे को इंशाल्लाह जब आएंगे, ठीक है, तो जनरल लोन के अंदर भी यही पेमेंट स्केड्यूल ही, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल ही यूज़ हो रहा होगा। तो वो सब काम तो होंगे बहरहाल इसके तफसील से बनाने के बाद, लेकिन एक काम हम सवाल शुरू करते ही कर सकते हैं, जब कर रहे हो तो नंबर ले लेने हैं। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज अगर रिक्वायरमेंट है तो इसके अंदर ये फिगर आते ही नंबर आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो कितने का लोन आया? 20 मिलियन का। अच्छा, 20 मिलियन का लोन है,
और इंटरेस्ट रेट है उस पर 20%। और ये लोन किस दिन आया? यकम फरवरी को। और कब तक रहा? भाई पूरा साल ही रहा है। अब वैसे तो 11 महीने का इंटरेस्ट बैंक को देना है ना, बोलो, बैंक को 11 महीने का इंटरेस्ट देना है, नहीं सॉरी, पूरे 12 महीने का देना है। बैंक को तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट देना है, लेकिन हमने यहां पर कितने महीने का इंटरेस्ट सिर्फ लेना है? 8 महीने का। तो हमने इसको 8/12 किया। क्या आंसर आया? 2.7। ठीक है जी, 2.7 कर ले। ठीक है, ये कौन कौन से मंथ्स हैं? जनवरी नहीं है बेटा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये लिखेंगे आज इसका मकसद समझा दूंगा कि ये क्यों लिखा करते हैं। ठीक है, लेकिन आज के बाद फिर ये भी बता दूंगा कब नहीं लिखा करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आदत डाले रखनी है आपने। ओके, उसके बाद चलें, फिलहाल तो अगले सवाल में ही लिख लेंगे। आप अभी टाइम बचा लें, अभी अपना टाइम बचा लें। हाँ, इतना तो लिख दें कम से कम। कौन सा महीना? फरवरी से शुरू होकर सितंबर तक, ये 8 महीने। ठीक है, अगले सवाल में ये लिख लेंगे जहां जरूरत पड़नी है दरअसल। ओके, उसके बाद अगला काम क्या करना है हमने? लेस। अच्छा, इसको अब मैं ना इन्वेस्टमेंट इनकम लिखना शुरू कर रहा हूं, जरा दूर से ही फर्क पता लग जाए। इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट इनकम वो मिक्स ना हो ना, आप लोगों को तेजी में भी मिक्स ना हो। ऊपर लगे इंटरेस्ट वो एक्सपेंस है, तो दूसरा इनकम वो इन्वेस्टमेंट नजर आए, तो दूर से ही आपको इनकम नजर आने लग जाए। फर्क कोई नहीं है, इंटरेस्ट इनकम भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं जरा दूर से ही समझ आ जाए। इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी इससे, तो इन्वेस्टमेंट करने पे इनकम आती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इनकम लेस करेंगे हम, और ये लेस करने के लिए हमें वर्किंग करना पड़ती है। हमें वर्किंग करके ही पता लगेगा कि हमारी इनकम कितनी है। तो किस दिन रिसीट और पेमेंट दिखानी है हमने, रिसीट और पेमेंट्स। तो नंबरिंग करते हैं, चलें नंबरिंग करें जल्दी से। 20 मिलियन के साथ नंबर 1 लग रहा है। अभी तरतीब से चल रहा होता है ना, आप कहते हैं ये क्यों हम कर रहे हैं नंबरिंग, आगे जाके काम आएगी, तरीका यही है। ठीक है, तो यकम जनवरी 15 पे क्या आया? 20 मिलियन। 20 मिलियन के साथ लिखें 1। फिर प्रोजेक्ट स्टार्टेड ऑन 1/2/12। इसको ये ना रिसीट है ना पेमेंट है, इसको नंबर नहीं करना। कोई रिसीट हो पेमेंट हो उसको नंबर लगाना है। ओके, नेक्स्ट यकम फरवरी 15 पे 8 मिलियन पे हुए, इस 8 मिलियन को साथ लिख दें 2। फिर 10 के साथ लिखें 3, और फिर 2 के साथ लिखें 4। ठीक है, अब इसी तरतीब से एक बार बना लेते हैं रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। नंबर 1 क्या है? यकम जनवरी 15 लोन रिसीव, कितना जी? 20 मिलियन। ये स्पेसिफिक लोन आया, और चूंकि उसके बाद फरवरी में पेमेंट हो रही है, तो ये हमारे पास बैलेंस पड़ा है ना, ऐसे ही है ना, कुछ गलत तो नहीं किया ना अभी तक? ओके बेटा, वो बाद में बताता हूँ, प्रूव कर रहा हूँ, पहले सिर्फ बताया था कल। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चों ने घर पे गलती की होगी, तो उसी तरफ जा रहा हूँ। नंबर 1, ये जिसके साथ हमने 1 लगाया था, पर्चे में लिखने की जरूरत नहीं है, नंबरिंग कर ली, उस तरतीब से लिखना होता है। ये वैसे ही लिख रहा हूँ आपके लिए 1 2 3 के, ये इस तरह से तरतीब, नंबरिंग की तरतीब से चलेंगे यहाँ। ओके, उसके बाद यकम फरवरी 15 क्या हुआ जी? फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट कह लें, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है? 8। इधर देखिए, 20 बैलेंस पड़ा था, हमेशा यहां से देखा करेंगे, 20 बैलेंस पड़ा था, 8 उसमें से पे हो गया, तो बकाया 12 बचा। ठीक हो गया जी? ये जिसके साथ आपने नंबर 2 लिखा हुआ था। ठीक है, नंबर 3 किसके साथ लगा हुआ है? 1 जून 15 सेकंड पेमेंट, सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट, जिसके साथ आपने नंबर 3 लगाया हुआ है, कितनी है? 10। तो 12 में से 10 गए, 2 रह गए। उसके बाद 1 अक्टूबर 15 थर्ड पेमेंट में,
जिसके साथ आपने नंबर 4 लगा। ये नहीं लिखने में बार बार कह रहा हूं, ये नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए लिखा कि वो नंबरिंग की तरतीब यहां पे आनी है, ठीक, आपने नहीं लिखना है। ओके जी, कितना 2 पढ़े थे, 2 ही पे हो गए तो नील बचा, ठीक है। अब बारी आई इन्वेस्टमेंट इनकम की। इधर देखें तो सबसे पहले आपने क्या लिया, 20 मिलियन इंटू 15% इंटू 1/12, ये 1 महीने तक। कितने बच्चों ने ये 1 महीने की इनकम यहां पे ली थी, वो हाथ खड़ा करें प्लीज, रेज योर हैंड्स प्लीज, बता दें, कुछ नहीं होता, ये सबके लिए ये बात है, लेकिन जिन्होंने गलती की वो जरा सामने। 1 2 और 3 4, बस और भी हैं। समझ आइए क्या कह रहा हूं मैं, ये 20 मिलियन यहां पे नहीं लिया जा सकता था, 20 मिलियन यहां पे नहीं लेना। देखें ये है ब्रैकेट, फरवरी से सितंबर, फरवरी से सितंबर का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड हो सकता है, तो फिर फरवरी से सितंबर के दरमियान की ही इनकम एसेट में से यानी बोरिंग कॉस्ट में से लेस की जा सकती है। जैसे फरवरी से पहले वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था, एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होता था। यकम फरवरी 15 से पहले की अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम होगी तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में जाएगी, उसको भी हम बोरिंग कॉस्ट में से लेस नहीं करेंगे। जैसे 30 सितंबर के बाद का कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस होता था तो उसे बोरिंग कॉस्ट में ऐड नहीं करते थे, बल्कि एक्सपेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बनाते थे। ऐसे ही 30 सितंबर के बाद अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम होगी तो उसे बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड में से माइनस नहीं करेंगे, उसे अदर इनकम में ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई सही है, तो ये बात लिखें पहले। जब इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैपिटलाइज करना शुरू करना है, इन्वेस्टमेंट इनकम को भी उसी दिन से लेस करना शुरू करना है। जब इंटरेस्ट एक्सपेंस को, जिस दिन से या जब से इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैपिटलाइज करना शुरू करना है, इन्वेस्टमेंट इनकम को भी उसी दिन से लेस करना शुरू करना है, ठीक है। जब से इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैपिटलाइज मतलब पता है ना, एसेट कॉस्ट में कैपिटलाइज करना शुरू करना है, इन्वेस्टमेंट इनकम को भी उसी दिन से लेस करना शुरू करना है, ठीक है। तो आगे लिखें, लिख लेना फिर। अब जो ये तो रूल बन गया ना, अब जरा लिख लें। जनवरी की इन्वेस्टमेंट इनकम हमें मिलेगी, जनवरी की, भाई सरप्लस फंड्स तो हो गए ना, भाई सरप्लस फंड्स तो 20 को लोन आया, 20 को कोई नहीं यूज किया, सॉरी यकम को लोन आया, 20 का यूज नहीं हुआ फरवरी यकम तक, तो 1 महीना वो तो कहता है सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 महीने के लिए इन्वेस्ट कर देंगे, उससे इनकम भी आएगी, ठीक है। तो इनकम तो मिलेगी, सही है, लेकिन उसको बोरिंग कॉस्ट की वर्किंग में लेस नहीं करना, अदर इनकम बनाना है। तो लिखें, जनवरी की इन्वेस्टमेंट इनकम हमें मिलेगी, लेकिन हम उसे अदर इनकम में डालेंगे, बोरिंग कॉस्ट में से लेस नहीं करेंगे। जनवरी की इन्वेस्टमेंट इनकम हमें मिलेगी, लेकिन हम उसे अदर इनकम, ब्रैकेट में छोटा सा करके लिखें P/L, लेकिन हम उसे अदर इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, बोरिंग कॉस्ट में से लेस। ये छोटी छोटी बातें MCQs हैं, बता रहा हूं आपको, ये MCQs ऐसे ही तैयार हो रहे होते हैं, ध्यान से ये चीजें। वो पूरा सवाल दे के कहेगा बताओ जरा इन्वेस्टमेंट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी जानी है,
तो पहला 1 महीना, और अगर हो पैसे बाद में भी बचे हुए तो 30 सितंबर के बाद वाला वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इनकम अदर इनकम में जाएगी। ये ज़रा पता होना चाहिए ना, ब्रैकेट्स का पता होना चाहिए बंदे को, ठीक है। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि हमने 20 को गलती से ले लिया इनकम में, ठीक है। अभी नहीं लिया सब ने तो कोई बात नहीं, हो सकता है 4 महीने बाद रिवीजन करने बैठे तो ये बात भूली हो, उस वक्त ले जाएं, या पेपर में जल्दी में ले जाएं। तो इसका हल ये निकाला था, मैंने आपको कहा था कि हम रिसीट पेमेंट स्केड्यूल को बना ही लेटर डेट से लिया करेंगे, ठीक है। मेरा सजेशन है आपको, एक आध जगह पे जाके मजबूरन हमें स्टार्ट से बनाना पड़ेगा, हालांकि लेटर डेट और होगी, वो वहाँ पे जाके स्पेसिफिक सिचुएशन को ही देख लेंगे, पर वो जब होनी है वो तब की तब देखी जाएगी। और नज़र भी आ रहा होगा कि इसके बगैर चाराकार नहीं है, वैसे ये रूल हमारा चल जाएगा। तो मेरी सजेशन यही है आपको कि आप रिसीट पेमेंट स्केड्यूल हमेशा लेटर डेट से शुरू करेंगे, ठीक है। स्टार्ट रिसीट पेमेंट स्केड्यूल फ्रॉम लेटर डेट, ठीक है जी। ये मेरी सजेशन है आपको, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। अब उससे क्या फ़ायदा होगा, इधर देखें वो डेट वाला वही कॉलम चल रहा है, बस इस तरह से हमने काम नहीं किया। हमने पहली डेट फिर क्या लिखी, 1 फरवरी 15, और लोन ऑलरेडी रिसीव्ड लिख लेते हैं बस। जी बेटा, क्वेश्चन है जी तारिक, क्वेश्चन है? हाँ, बैठना चाह रहे हैं? अच्छा, क्यों जी? आप अब्बास लिमिटेड के साथ कल आप आए थे? आप लोग कल कितने बच्चों ने छुट्टी की थी? बड़ा नुकसान हुआ आप लोगों का। पूछा आपने इन लोगों से कि कितना हैवी सवाल था जो हमने किया नोट का? कल हमने बोरिंग कॉस्ट उसी से पढ़ लिया करो, फिर आज भी नहीं आना। कल हमने बोरिंग कॉस्ट किया ही नहीं था सिरे से, कल हमने IAS 16 ही रिवाइज़ किया था, असेसमेंट में जो आना है फिर नोट, तो इसलिए वो हमने कल रिवाइज़ किया था। पासिंग मार्क्स बहरहाल आपने लेने हैं उसके अंदर, ओके। चलें खड़े रहें फिलहाल तो। लोन ऑलरेडी रिसीव्ड कह देना है, कितना? 20, क्योंकि 1 फरवरी को 20 का लोन रिसीव नहीं हुआ, ये 1 फरवरी को ऑलरेडी रिसीव्ड था, बस इतनी सी बात। उसके बाद 1 फरवरी 15 को ही फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट की हमने, ठीक है। कितनी? 8। अब मैंने आपको कहा है अगर एक डेट के ऊपर रिसीट्स पेमेंट्स आ जाया करें तो बॉक्स में क्लोज किया करें इसे और एक बैलेंस निकाला करें, क्योंकि ये अब आने वाले दिनों में 3 से 4 भी आएंगे। तो बस हमने एक डेट वाली रिसीट पेमेंट, रिसीट्स हो पेमेंट्स हो, उनको एक बॉक्स लगा के नेट निकालना है 12। अब इस 12 को ले जाएंगे बैलेंस के कॉलम में कि ये जी इन्वेस्टमेंट के काबिल है, इसको इन्वेस्ट कर लें। अब ये बनाने से फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास बैलेंस के कॉलम में 20 आया ही नहीं कि हम गलती से भी उसको वहाँ पे लिखें, ठीक है। बात समझ आ रही है? ओके। उसके बाद 1 जून 15 सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट 10। अब 12 में से 10 गए तो 2 बाकी हैं। फिर 1 अक्टूबर 15 थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट और नील। तो यही 2 इनकम्स में जा सकते थे, हमने नहीं इस बोरिंग कॉस्ट की इनकम में, इस सवाल की हद तक मैं कह रहा हूँ, ठीक है। MCQs में तो आपको सोचना पड़ेगा ना, लेकिन इस सवाल में हम क्या कर लिया करेंगे, सजेशन है मेरी, आप लेटर से शुरू करें ताकि ये वाली चीज़ लंबे क्वेश्चंस में, मुश्किल क्वेश्चंस में ये छोटी छोटी बातें स्किप हो ही जाती हैं। इतना कुछ जब बंदा सोच रहा होता है, ज़्यादा चीज़ें सोच रहा होता है ना, तो बीच में से ये मिस हो जाती है। तो इसलिए हम कर ही क्या लिया करेंगे, लेटर से शुरू कर लेंगे ताकि ये वाली गलती हमसे हो ही ना, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 12 मिलियन, ठीक है, और ये बाद में इस तरह से कर लिया करेंगे 12 मिलियन, उसके बाद 12 के बाद 2 मिलियन इनटू, ये पहले लिख लिया करेंगे, उसके बाद तसल्ली से देख लिया करेंगे,
सवाल में ये किया करेंगे। ये 12 हमें अवेलेबल हो गया था यकम फरवरी से, और पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, नहीं 4 महीने, ठीक है, 4/12 बाद में एंड पे, नहीं साथ साथ करेंगे, साथ साथ करना नहीं, ये आंसर निकालना ही नहीं, आंसर ये भी नहीं निकाला करेंगे, तो मैंने वैसे कह दिया, बस वर्किंग करके छोड़ देंगे। अब वो आदतें डाल रहा हूं जो हमने एग्जाम के पर्चे में करनी है, ठीक है, तो सही है ना, चलते जाओगे, आगे बढ़े। 2, ये 2 किस दिन अवेलेबल हो गया, यकम जून को, पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त और पूरा, ठीक है, 4 महीने आ गए, 4/12। अब कैलकुलेटर उठाएं, इस पे कितना लिखा था 2.7, और इसको एक ही दफा, जिस तरह वो मैंने आप कैलकुलेटर पे दिखाया था ना, इकट्ठा 12, 15% 4/12 जमा 2, 15% 4/12 इक्वल 0.7, तो ये आ गया हमारे पास है बेटा, ये माइनस क्या हो गया जी, 2.6 कैसे आया ये नहीं मुझे पता, 2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन, और वो अभी तक है ही नहीं हमारे सवाल में, वो तो हम आज भी माजरत के साथ नहीं पढ़ सके जुमे की वजह से, शायद जुमा ना भी होता तो पूरी बात ना हो सकती, बस छेड़ जाता थोड़ी सी बात, जनरल लोन में कुछ ना कुछ सिखा जाता, पूरी बात पूरे क्वेश्चन के अंदर उसको लेकर आना शायद वो अभी मुमकिन ना होता। बहरहाल ये 2 रुपये पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है जी, राउंडिंग ऑफ का आप लोगों के आंसर से, ये 2 रुपये। उसके बाद मैं कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग भी निकाल ही लेता हूं यहां पे। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स होती हैं। कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स में 12, 10 और 2 हैं, 12 जमा 10 जमा 2, अच्छा तो 8 बता दें, मुझे लगा 10, 8, 10 और 2, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो जब मैंने 12 लिखा था वहीं पे 8 बोलते, 8, 10 और 2, टोटल रुपीज इन मिलियन चल रहा है। उसके बाद दूसरी चीज लिखते रहेंगे, कोई बात, अच्छा मैप फी, एक आध चीज ऐसी साथ ऐड कर देता हूं मैं, ताकि ये चीजें ज़हन में आती रहें कि ये IAS 23 वाली बोरिंग कॉस्ट नहीं है, ये तो IAS 16 वाली एसेट की कॉस्ट है, बनेगी कॉस्ट का पार्टी, लेकिन ये बोरिंग कॉस्ट नहीं है। कंफ्यूज कर देते हैं ना बड़े सवालों के अंदर, मैप फी, कंसल्टेंट फी, परमिट फी उठा के यहाँ लिखने लग जाते हैं, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस उठा के यहाँ लिखने लग जाते हैं, इसीलिए पहले दिन से ही ये चीज़ें आदत डाल लेंगे हम। मैप फी हो, कंसल्टेंट फी हो, ठीक है, नहीं है, परमिट फी, ठीक है वो भी थी, परमिट फी नहीं है, होगी तो ऐड करेंगे, और अगेन दीज आर नॉट IAS 23, ये IAS 23 ने नहीं कहा था हमें ऐड करना है, ठीक है, वो IAS 16 ने कहा था, और अब हमारे पास आ गई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज, ये IAS 23 ने बताया था हमें 2 रुपये, ठीक है जी। कितने बच्चों का ये बिल्कुल सही था आंसर, चले शुक्र है। नोट तो नहीं करना, कुछ बोले, सवाल है, करें, क्या करना है, इन्हें होमवर्क नहीं किया हुआ फिर, ओके जी। बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पे आ जाएं, लेक्चर 4 में, पेज 729।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। Question 5, basic practice question 5, page 729. On 1st July 16, a medium term loan of 2 million was obtained specifically for the construction of building. 2 मिलियन का ये जो लोन लिया ये स्पेसिफिक लोन है भाई, याद रख लें। ये कमेंसमेंट और फिजेशन बहरहाल पूरे सवाल पे लग रही होती, जहन बना रहा हूँ। जनरल लोन जब आएंगे तो ब्रैकेट यही रहेगी, जैसे इन्वेस्टमेंट इनकम आई तो ब्रैकेट यही रहेगी। बहरहाल फिलहाल तो आज भी हमारे सामने स्पेसिफिक लोन ही है। तो 2 मिलियन का लोन आया किस दिन? यकम जुलाई 16। तो डेट्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लोन रिसीव्ड 1 जुलाई, ठीक है जी, है स्पेसिफिक लोन। द कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड ऑन यकम जुलाई 16, यकम जुलाई 16 कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड, ठीक है जी। द लोन कैरिड मार्कअप ऑफ 12% पर एनम, अच्छा 10%. The payments made to the contractor were as follows. 1st जुलाई 16 को फर्स्ट पेमेंट है, तो यहां पे तो कोई लड़ाई कोई नहीं, वो सारी ही लेटर है, यानी कि सेम ही डेट है। यकम जुलाई ही हमारी कमेंसमेंट डेट है। उसके बाद क्या कहता है? Project completed on 31st March 17 and surplus funds are invested at the rate of 4% per annum. तो किस दिन काम कंप्लीट हो गया? 31 मार्च 17 को। ये क्या बात हुई? 2 साल तक चला है काम? नहीं, ईयर एंड भी तो 30 जून हो सकता है। तो रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज एंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 17। तो यकम जुलाई से कैपिटलाइजेशन शुरू की 31 मार्च तक, तो कितने मंथ्स बन रहे हैं? 9 मंथ्स। ठीक हो गया जी, ओके। पेमेंट्स 4 आ गई, कोई मसला नहीं। हम तो रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाएंगे ही तब जब हमें इन्वेस्टमेंट इनकम की निकालने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही है ना। अभी तो हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं शायद स्पेसिफिक लोन के ऊपर। तो देखें कब आया लोन? यकम जुलाई 16 पे। कितना लोन था? 2 मिलियन। इंटरेस्ट रेट क्या था? क्या कोई रीपेमेंट का जिक्र है लोन की? सारे सवाल में लोन की रीपेमेंट का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। लोन की रीपेमेंट का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स हो रही हैं। तो लोन जो 2 मिलियन का आया यकम जुलाई 16 को 30 जून 17 तक, वो सारे का सारा आउटस्टैंडिंग है, बोलो। तो बैंक को तो इंटरेस्ट मिलने लगा है, बैंक को तो इंटरेस्ट मिलने लगा है 2 मिलियन इंटू 10%। लेकिन हमने इस कैपिटलाइज्ड की वर्किंग के अंदर कितना इंटरेस्ट लेना है? 9/12। अच्छा जी, अच्छा, ये किसी वजह से मैंने थोड़ा फासला डाल दिया। इस सवाल के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे किसी सवाल के अंदर जाकर जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। क्या बोला आप लोगों ने? 0.15 मिलियन में चल रहा है काम, रुपीज इन मिलियन ही रहने दे, ठीक है। 9/12 ही लिखा हुआ है। अच्छा, 9/12 ही लिखा हुआ, टेंशन नहीं लेनी, ओके। ये कौन कौन से मंथ्स हैं अब लिखना जरूरी है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। लिखेंगे कब बता दूंगा, फिलहाल तो लिखना है, आदत डलनी चाहिए फिलहाल तो। उसके बाद क्या हुआ जी? अब अगली चीज हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट इनकम
वो हमने लेस करनी है यहाँ से, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी है तो हमें रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। तो लेटर डेट क्या है, 1 जुलाई 16, तो शुरू तो ये यहीं से होगा, उम्मीद है 1 जुलाई, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा नंबरिंग कर लेते हैं अपने सवाल के अंदर रिसीट्स और पेमेंट्स की। तो आ जाए क्वेश्चन पे जी। ऑन 1 जुलाई 16 मीडियम टर्म लोन ऑफ 20 मिलियन वॉज ऑब्टेन्ड। तो 20 मिलियन, सॉरी 2 मिलियन, 2 मिलियन वॉज ऑब्टेन्ड। 2 मिलियन को अंडरलाइन करके लिख लें 1। आगे चलें। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 16, ये रेलेवेंट नहीं होती, हमने रिसीट और पेमेंट को नंबरिंग करनी है, सिर्फ रिसीट और पेमेंट को। कोई भी रिसीट और पेमेंट होगी, पास के सवालों में बहुत सारी किस्म की आएंगी रिसीट्स पेमेंट, कोई भी रिसीट हो या पेमेंट हो, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं जी। द पेमेंट्स मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोज। और पहली पेमेंट किस दिन हो रही है, 1 जुलाई 16। तो 2 नंबर लगा दें इसके साथ, नहीं, एक डेट के ऊपर 2 रिसीट्स या पेमेंट्स या रिसीट पेमेंट आ जाए तो हमने उसको पहली को 1A दूसरी को 1B कर लेना है। तो 0.8 मिलियन को 1B करें, फिर 1 नवंबर 16 को 2, यानी कि 0.6 के साथ 2 लगाएं, 0.2 के साथ 3 लगाएं, 0.4 के साथ 4 लगा लें, ठीक है। भाई आपने वाइट कपड़े वाले भाई आपने होमवर्क किया हो ऑर्चर्ड लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, चेक तो करवा दो जरा, बंद करो, होमवर्क हो जाए। हाँ, ये तो भाई अब मुझे यहाँ से क्या नजर आए, साथ वाले को दिखा दूं और तुम नहीं 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 ठीक है, ये साथ वाले से पूछना जरा, होमवर्क किया हुआ, होमवर्क किया हुआ। हाँ, अच्छा जी, नंबरिंग हो चुकी है, नंबरिंग हो चुकी है। अब वो साथ वाले को कह रहा है बड़े बैठे ने, मैनू भी पता है इन्होंने, है ना, बता दो मुझे, बता दो। साथ वाले कहने लगा इतने रह गए यार, हम भी बैठे रहते। आप चेक कर लो, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं बैठा होगा, ये सच बोलते हैं, अपने मौके पे सज़ा झेलते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि सच बोलेंगे तो इंशाल्लाह पास होंगे। तो ये सारे सच्चे सारे पास होने वाले होते हैं, तो ये सच्चे सच्चे बच्चे बैठे हुए हैं। आप चाहें तो आप चेक कर लें, इन्होंने काम किया हुआ है, ऐसे ही है ना। क्या मतलब, जो मेरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर वो ठीक है ना, आप पे भी, आप पे भी, आप पे भी, आप पे भी भरोसा ठीक है ना। ओके, देख लो, चेक कर लो, ओके। क्या हुआ, हाँ, तो सच्चे तो बहरहाल सजा ले लेंगे ना, तो सजा यहीं पे मिल जाएगी, क्लास में तो पेपर में तो पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सजा लेना बिल्कुल बारे में होता है, टांगे दर्द करेंगी, आज जाके कहोगे क्यों सजा मिली थी यार, उन्हें फिर खिला देना मंडे को, चलो कर ही लेते हैं काम। तो कभी ना कभी तो पढ़ना शुरू कर ही दोगे, इसलिए मुझे तरस नहीं आएगा, खड़े रहो जी, कोई बात नहीं, आखिरी 10 मिनट बिठाऊंगा, ओके। सुने, ये ना ऐसे ही क्लास में बैठ के मैं बाद में निकलते कैसे मुझे बैठे हुए थे बच्चे ऐसे ही बस। अच्छा जी, 1 जुलाई 16 जी, नंबर 1 लोन रिसीव 2 मिलियन। भाई यार ये तारिक, तुम भी खड़े हो जाओ यार, होमवर्क करके भी खड़े हो जाओ, तुम्हारी जुबान है, तुम्हें मरवा देना है, खड़े हो जाओ, ओके। लोन रिसीव्ड है जी 2 मिलियन। अच्छा बैठ जा यार, बैठ जा, बददुआएं देगा तू, दरवेश सा आदमी। दोगे बदुआ, देख के देख लो, खड़े रहो जी। उसके बाद ये 1 नहीं हो गया, उसके बाद 1B भी 1 जुलाई 16 को है जी, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट 0.8, एक ही दिन हो रहा है 1.2 आ गया, और इसको बैलेंस के कॉलम में लिख देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद 1 नवंबर 16 सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट, बकाया 0.6। फिर कब जी,
यकम जनवरी 17 आप भी कहेंगे माइनस से कोई बोल ही रहा, 0.2 रह गया या 0.4 रह गया, सॉरी 0.4। हमेशा बैलेंस के कॉलम से देखना है। 1.2 पड़ा था, 0.6 पे हो गया, 0.6 रह गया, 0.6 में से 0.2 पे हो गया। यहीं पे आ भी जाया करेंगे पैसे आने वाले सवालों में ना, चलते चलते और पैसे कहीं से आ भी जाया करेंगे, ठीक है, तो उससे भी परेशान नहीं होना, ठीक है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा बैलेंस ही है रेलेवेंट। ओके, एक कॉलम और ऐड होगा मंडे को जनरल लोन का, वो भी एंड पे रेलेवेंट हो जाया करेगा फिर, तो देखते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद यकम मार्च 17, 4th, ये 4th ऐसे थोड़ी होता है, बता तो दो। 4th कंस्ट्रक्शन पेमेंट 0.4 और मिल लो। ओके, ओहो कोऑर्डिनेशन वाले आ गए, कोऑर्डिनेशन वाले आ गए। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, वो तो बता देंगे सजा मिली हुई थी बच्चों को, पढ़ते नहीं है, क्या कहेंगे। वीडियो भी चल रही थी, वीडियो से पीछे खड़ा करता हूँ इसीलिए इनको पता ना लगे। तो किसी को सलाह नहीं मिली, सब पढ़ने वाले बच्चे होमवर्क करके आते हैं सारे। क्या कसम से बेइज्जत करा देते हो, क्या कहेंगे बाहर के लोग, क्या कहेंगे। क्लास की बातें बाहर निकल गई ना, होमवर्क करके आना आइंदा से, ठीक है। वैसे जल्दी बिठा दिया ऐसे जज्बात में आगे मैंने। ओके सुने, तरीका हमेशा पहले ये लिख लिया करेंगे कितना बैलेंस और रेट क्या है, फिर ध्यान से आराम से मंथ्स लिखते जाया करेंगे, ठीक है। 1.2 मिलियन इंटू 4%, 10 नहीं बेटा 4%। उसके बाद 0.6 इंटू 4%, फिर 0.4 इंटू 4%, बस। अब देख लेते हैं इसको। 1.2 है, अवेलेबल हो गया यकम जुलाई, इधर ना खींच लाना कभी इसको, ये इस पेमेंट के बाद ये बैलेंस अवेलेबल है। 1.2 अवेलेबल था यकम जुलाई को, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर और पूरा नवंबर नहीं होगा, मैं भी यही कह रहा हूं। इधर देखें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बस। तो ये 4/12 4। आप लोगों ने तो फिलहाल बराबर ही रखना है इसको, ये फासला क्यों डाल रहा है, ये अगले सवाल की तैयारी हो रही है, तो मैंने तो दोबारा आपको पता है लिखना नहीं होता। ओके, उसके बाद फिर ये 0.6 यकम नवंबर से अवेलेबल था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हाँ रोकना है, पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर, 2 महीने। कौन कौन से 2 महीने, नवंबर और नवंबर और दिसंबर, ठीक है जी। कौन कौन से 2 महीने, नवंबर और दिसंबर। यहां पे क्या करेंगे, 2/12 इसलिए करना है क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो एनुअल गिवन, ठीक है जी। उसके बाद 0.4 साहब अवेलेबल हुए जनवरी, पूरा जनवरी और पूरा फरवरी, जनवरी फरवरी, तो ये बन गए 2/12, ठीक है जी। सही हो गया, आंसर नहीं निकाला था, आंसर अब निकालेंगे एंड पे, तो बता दें इकट्ठा। 0.02 ही कर लेना फिर। मैं तो कहता हूं एक बार फिर कर लो, फिर मैं जो कहोगे वो लिख लूंगा, नो इशू। 0.0 बेटा 0.022 है, तो उसको 3 कैसे कर सकते हैं, 2 कर लो, नहीं समझे। इधर देखो खान साहब, राउंडिंग ऑफ, इधर देखो 0.0 और इधर देखो 0.025 होता तो 3 कर लेते, लेकिन इससे कम है तो 0.024 भी है, तो राउंड करना है तो 2 पे जोड़ना पड़ेगा ना। ओ इधर देख ले,
कितना ये लाला? वो आफरीदी को ही सूट करता है। अच्छा, वो लगता भी लाला, ये तो छोटा सा पठान है। ओके, कामरान अकमल ने सही रोला डाला था, चाबल लाला चाबल। अच्छा, सुन के गुस्सा आ जाएगा। मैं तो शुक्र करता हूँ वर्ल्ड कप से पहले पहले ट्राई कर लिया, इनको जान छूट गई। ये वर्ल्ड कप में ट्राई हो जाते तो सोचो सोचो सोचो। मिसबा कह रहा है जा रहा है ना, गेम करनी है हमने वहां पे। ओके सुने, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स 0.8, 0.6, 0.2, 0.4, 0.8 प्लस देखें, ये बार बार क्यों लिखवा रहा हूं मैं आपको बार बार ये बातें कर रहा हूं कि हम लेवल सवाल का एग्जाम का ही बना के चल रहे हैं, चीजें खाली छोड़ देते हैं, काम पूरे कर रहे हैं। ऐसा होगा कि सवाल में कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, हमारे साल में खत्म नहीं होगी, और वो कहेगा CWIP की कॉस्ट निकालो, निकालने का तरीका सीख रहे हैं, ये चीजें आने लग जाएंगी, उनकी जगह वैसे ही पता है। तो बस फिर तो मुश्किल सवालों के अंदर बस वो सवाल ही करना होगा, ये हमें पता होगा कि कौन सी चीज कहां पे आनी है। आसान सवालों में ये सीख लिया जी। बोले 2.13 हैं। और बेटा खुदा का नाम ले, जिधर प्लस करना होता है उधर माइनस माइनस प्लस। ओके सुने सुने सुने, नोट करें जी बेटा। इस तरह से है कि मिलियंस में सवाल चल रहा है, तो अगर हम सिर्फ एक डेसिमल तक चलें तो उसमें ये मसला हो सकता है जैसे ये सिचुएशन थी। अगर 0.02 है और हम एक डेसिमल तक चल रहे हैं तो फिर हम राउंड करेंगे तो 0 कर देंगे, मतलब कोई फिगर है ही नहीं। तो आप डेसिमल के बाद एक फिगर ले लिया करें, नो इशू। लेकिन अगर कहीं जाकर ऐसा हो जाए कि वो राउंड हो रहा है तो फिर उसके आगे डेसिमल के बाद 2 फिगर्स रख दिया करें, ठीक है बेटा। ओके, बेटर है 2 फिगर्स तक ही कर लिया करें राउंड, डेसिमल के बाद 2 फिगर्स लिख लिया करें। लिखें आगे, अब नोट नहीं भी हुआ तो लिखें आगे। लिखें कंटिन्यूइंग फ्रॉम बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पेज 729 है ना। कंटिन्यूइंग फ्रॉम बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 पेज 729 अज्यूम, बाकी सवाल तो वहीं से वैसे ही चला, एक छोटी सी एडजस्टमेंट ऐड होने लगी है, ठीक है। कंटिन्यूइंग फ्रॉम बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 ऑन पेज 729 अज्यूम द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड। अज्यूम द कंस्ट्रक्शन वर्क was suspended, was रुका रहा, was suspended for 10 days was suspended for 10 days during November
रीजन बीइंग फॉर द सीमेंट, यूं लिखे ना, assume that construction work was suspended for 10 days during November for the cement being cured, cured, strengthened for the cement for the cement being cured, cured, यानी strengthened, मजबूती के लिए। हाँ जी, तराई। जैसे आपके घर पे कोई नई बिल्डिंग थोड़ी सी बन जाए, कोई कमरा डाल दें और उस पर वो मिस्त्री प्लस्तर करके चले जाएं, तो सुबह सवेरे सर्दियां भी हों तो अम्मा अब्बा उठा के कहते हैं फड़ पैप कुतरते तराई कर। जैसे देखें आप कि हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और बुनियादों तक पहुंच गए, बुनियादें पूरी हुई तो उसके बाद उसके ऊपर वो क्या वो लंटर सा डाला जाता है, ठीक है, हाँ, क्या डीपी के पता नहीं क्या कह रहे होते हैं, हाँ डीपीसी, तो वो डाल के उसको कुछ दिन रोका जाता है। उसकी वजह क्या है, देखें आपने आज ही सीमेंट जो है वो लगाया, आपने ऊपर जो बिल्डिंग बनानी थी वो उसी वक्त बनाना शुरू कर दी, तो फिर वो तो रुकेगा ही नहीं। वो एक बेसिक चीज़ है, उसकी बुनियादों के ऊपर ही सारी बिल्डिंग ने खड़ा होना है। तो हफ्ता या 10 दिन आप उस काम को रोक देते हैं ताकि वो सीमेंट जगह पकड़ ले, ताकि वो मजबूत हो जाए और उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करें। तो ये जो 10 दिन का पॉज लिया कंस्ट्रक्शन में, ये 10 दिन का पॉज, क्या ये एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का पार्ट ही नहीं था? क्या हम ये 10 दिन काम ना रोक कर भी कंस्ट्रक्शन सही कर पाते? नहीं। अगर हम इसको हफ्ता 10 दिन ना रोकते कि ये सीमेंट अपनी जगह पकड़ ले, मजबूत हो जाए, तो ऊपर वाली बिल्डिंग ने क्या वहां पे खड़े होना था, वो ने गिरी जाना था, ठीक है। तो जरूरी था रूटीन स्टॉपेज है। ये क्या है? रूटीन स्टॉपेज। बात समझ रहे हैं? तो 10 दिन का पॉज लिया, सवाल सारा यही चल रहा है, एक एडजस्टमेंट पर्चे में आ गई कि 10 दिन तक सस्पेंड रहा काम ड्यू टू सीमेंट बीइंग क्योर्ड या स्ट्रेंथन्ड। तो ये क्या है? ये एक रूटीन स्टॉपेज है या नॉन रूटीन स्टॉपेज है? रूटीन स्टॉपेज है। तो सवाल का सोल्यूशन लिखें आप। इसी के नीचे जो अंग्रेजी लिखी इसके नीचे लिखें सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखें, सोल्यूशन लिखें, सोल्यूशन लिख के आगे लिखें सेम एज अबव। आप ऐसा कर लेना, ये जो मैंने लिखना शुरू किया ना आपने, कंटिन्यूइंग फ्रॉम बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, इसके ऊपर आप लिख लें क्वेश्चन नंबर 6। यानी आपका क्वेश्चन 6 क्या है? क्वेश्चन 6 क्या है? बाकी सारा 5 और आगे ये एडजस्टमेंट आ गई कि 10 दिन तक काम सस्पेंडेड रहा ड्यू टू सीमेंट बीइंग क्योर्ड। तो अब इसका सोल्यूशन आप बता रहे हैं। सोल्यूशन क्या है? सेम एज अबव, जैसे 5 में किया था, ठीक है। आगे वजह लिखें, इट इज अ रूटीन स्टॉपेज। नोट लिख लें, नोट। सोल्यूशन क्या है? सेम एज अबव। अब नोट वजह क्या है? इट इज अ रूटीन स्टॉपेज, सो we will ignore this adjustment in question. It is a routine stoppage, so we will ignore this adjustment in question. ठीक हो गया जी? तो सस्पेंशन अगर रूटीन है तो हमने उसको क्या कर दिया? इग्नोर इन क्वेश्चन, यानी नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। यानी आपका सारा सवाल यही चल रहा था। सवाल के एंड पे एक सस्पेंशन आ गई, 10 दिन की बोरिंग कॉस्ट को रोकना देना चार्ज करना,
या इन्वेस्टमेंट इनकम को रोकना देना, लेस करना कि जी ये तो काम ही रुका रहा, हम इसको भी रोक दें, ये रूटीन सस्पेंशन है। क्या है जी? रूटीन सस्पेंशन। चलें अब लिखें क्वेश्चन नंबर 7। नहीं ये 6 और 7 अच्छे नहीं लग रहे तो क्वेश्चन नंबर 5A कर लें, 5B कर लें, मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं। ठीक है, आप कहेंगे आगे 6 और 7 आ रहे हैं ना तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 वो या ये, तो आप ऐसे कर लें, आपका बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 था ना ये, उसके अगले जो अभी मैंने अगला जुमला लिखवाया था उसको 5A कर लें और अब 5B लिखें। 5B लिखें, कंटिन्यूइंग फ्रॉम बेसिक PQ5, थोड़ा सारा लिख रहे हैं ना बच्चे, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन पता नहीं क्या करते हैं। कंटिन्यूइंग फ्रॉम बेसिक PQ नंबर 5, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, मैंने कहा बोलूं तो शायद छोटा लिखे। अज्यूम बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 ऑन पेज 729, वही सवाल कंटिन्यू किया हमने। आए करें, अज्यूम द कंस्ट्रक्शन वर्क was suspended, the construction work was suspended in December, was suspended in December month, पूरा महीना ही बांध रहा, ठीक है, was suspended in the month of December या in December month, okay, due to, पिछला क्या था, ड्यू टू सीमेंट बीइंग क्योर्ड ना, यहां पे क्या है, ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, ड्यू टू लेबर स्ट्राइक स्लैश, दोबारा सुने, कंटिन्यूइंग फ्रॉम बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 ऑन पेज 729, अज्यूम द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड इन दिसंबर मंथ ड्यू टू लेबर स्ट्राइक slash heavy rains slash non-availability of material, जी। अब रुक जाएं, हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसके बनने के लिए जरूरी है कि 1 महीने के लिए लेबर स्ट्राइक करे। लेबर स्ट्राइक नहीं करेगी तो बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। जरूरी है 1 महीना तेज बारिशें चलती रहें कि काम हो ही ना सके, तब जाके बिल्डिंग गिरेगी, पता नहीं बनेगी या नहीं, गिरेगी जरूर। तो ये स्टॉपेज ऐसे नहीं है जिनको हम कहेंगे ये रूटीन स्टॉपेज है, ये रूटीन स्टॉपेज नहीं है। ये कौन से स्टॉपेज है? नॉन रूटीन। कौन सा स्टॉपेज है? नॉन रूटीन, नॉन रूटीन। अच्छा जी, अब अगर एक स्टॉपेज नॉन रूटीन है तो सोच के वैसे ही बता दो क्या करना चाहिए। इस मंथ का इंटरेस्ट जो है उसको कैपिटलाइज नहीं करना, बैंक तो लेगा, कैपिटलाइज नहीं करना, और इस अरसे की इन्वेस्टमेंट इनकम को लेस भी नहीं करना। तो लिखें सोल्यूशन, नाउ दिस इज अ नॉन रूटीन स्टॉपेज, नाउ दिस इज अ, यानी कि अगर सवाल में वो एडजस्टमेंट लिखी हो जो क्योर्ड वाली थी तो इग्नोर कर दिया था, इसको इग्नोर नहीं करना। आप लिखें नाउ दिस इज अ नॉन रूटीन स्टॉपेज, सो वी विल कंसिडर दिस एडजस्टमेंट। कंसिडर दिस एडजस्टमेंट, अब कंसिडर कैसे करेंगे? कंसिडर को अंडरलाइन करके ना उर्दू में पहले लिख लें, फिर तरीका बता देता हूं। लिखें उर्दू में, कंसिडर कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे करनी है, विल कंसिडर दिस एडजस्टमेंट कैसे लिखें। चलो चाहती है ना मारो, चलो मैंने कर लिया ना भाई, आपने मुड़ के जरूर देखना ना। लिखें जहां जहां सस्पेंशन आ रही है वहां वहां बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे। जहां जहां
सस्पेंशन आ रही है वहां वहां बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे। जहां जहां सस्पेंशन नजर आ रही है वहां वहां बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे। लिख भी लो पाए, जल्दी करो, आगे आगे बढ़े। फिर कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे और इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस करना भी बंद कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस करना भी बंद कर देंगे। अच्छा, आप सुने मेरी बात, सबने लिख लिया तो अब सबके बॉल पॉइंट्स डाउन हो जाएं और तवज्जो से ध्यान से ये बात सुने, पर्चे के लिए। अब ये बात, एग्जाम में क्वेश्चन में सस्पेंशन आ गई तो को सस्पेंशन, बहुत शुक्रिया, जरा साइड पे होके बैठ जाएं आप। एडजस्टमेंट क्या कहोगे? जरा साइड पे होके बैठ जाएं आप। हम सारा सवाल करने के बाद आपकी तरफ हम, ठीक है? सही है। अब सवाल के अंदर सिर्फ सस्पेंशन का लफ्ज देखा तो मैंने ये मंथ्स भी लिख लिए इस तरह से, और मैंने 9/12 में बटा करने के अंदर थोड़ा सा फासला भी छोड़ दिया। आप अगर यूं लिख रहे हैं 9/12 तो वो तो फिर वैसे ही बड़ा आसान काम है आपके लिए, ठीक है? जगह होती है आपके पास। बहरहाल ये हम नॉर्मली ऐसे ही लिख रहे होते हैं, जगह इतनी नहीं होती, लाइन के अंदर लिख रहे होते हैं एडजस्टमेंट, तो 9/12 ऐसे लिख रहे होते हैं, तो 9 थोड़ा सा फासला छोड़ के बटा 12, जहां जहां बटे लग रहे हैं 4 थोड़ा सा फासला छोड़ा बटा 12, 2/12, 2/12 फासला छोड़ा हुआ है कि कुछ लिखना पड़ जाए। तो ऐसे ही जनरल लोन में भी इस तरह से 2 3 4 लाइंस आएंगी, उसमें भी क्या करेंगे, ठीक है? सवाल में सस्पेंशन दिखी तो ये काम किया और सवाल सारा कर लिया। अभी तक सवाल में हमने, सवाल तो वही था, सवाल तो सारा वैसे ही चल रहा है, तो सवाल में सस्पेंशन नजर आ गया, हमने कहा ठीक है कोई नहीं, आता रहे, नजर आता रहे, ठीक है, सही है ना? हमने सिर्फ मंथ्स लिखे हैं और यहाँ पे थोड़ी स्पेस डाल दी। ओह, यहाँ पे आएगी इंशाल्लाह जनरल लोन की स्पेस, वो ही चल रही थी जी जी, यहाँ पे स्पेस डाल ली हमने। अब हमने क्या कहा है, जहां जहां सस्पेंशन आ रही है लाल वाली तलवार निकालो ऐसे, और क्या करोगे, सस्पेंशन कौन सी है बोलो, जागरी आज तुम क्यों सुस्त क्यों, क्या हुआ? तो ये सही है ना, बस देखो ठीक हो, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, घर याद आ रहा है, घर याद आ रहा है। 2 छुट्टियां आए तो बच्चों को आता है घर याद, इसलिए कह रहा हूँ, हम भी तो हॉस्टलाइट्स होते थे। अच्छा जी, अच्छा जी, सुने सुने, कौन सी तलवार निकल आई है? लाल। जागो जागो, सुबह हो गई है। एक तलवार निकल चुका है, जहां जहां सस्पेंशन नजर आए उसके ऊपर तलवार फेर दो। कौन सा महीना है? दिसंबर। और ये कौन सी सस्पेंशन है? नॉन रूटीन। ओ दिसंबर, चलो और आगे चलते जाओ, इधर तो कोई नहीं आया। ओ दिसंबर, चलो। ऐसे ही जनरल लोन के अंदर 3 4 5 लाइंस आएंगी, वहां पे भी जहां जहां दिसंबर दिखेगा। अब हुआ क्या, इधर देखो, 9 थे, मैं मानता हूं 9 थे, लेकिन अब एक तो नहीं आना, 9 - 1, ठीक है? ये तो हम वैसे ही एंड पे करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक नहीं, यहां पे -1 और बस, और तो कहीं पे डी नहीं था। तो सस्पेंशन आने से हम ज्यादा परेशान, रूटीन आए तो फिर तो वैसे ही खुश होंगे कि यार इग्नोर करने वाली एडजस्टमेंट भी आ गई, और नॉन रूटीन होगा तो जहां जहां नजर आएगा उसको काट देना है। अब सस्पेंशन की वजह से हमने फासला तो वैसे ही रखा हुआ था फ्रैक्शन के अंदर, तो जहां जहां से 2 मंथ भी हो सकती है सस्पेंशन, सवालों में आएगी पास पेपर के अंदर। 2 महीने सस्पेंशन आ गई, यहाँ पे 2 महीने, तो यहाँ पे -2 कर देते, एक यहाँ आता एक यहाँ आता, यहाँ भी -1 यहाँ भी -1 कर देते। बात समझ रहे हो? तो सस्पेंशन आए एंड तक नहीं छेड़ना उसको, सारा सवाल कर लेना है, बस ख्याल इस चीज का रखना है कि फ्रैक्शन लगाते हैं थोड़ा सा फासला छोड़ देना है, उसके बाद जहां जहां सस्पेंशन आए उसको काट देना। तो ये मंथ्स सस्पेंशन वाले सवाल के अंदर लिखा करेंगे हम। ओके, चल अब जी कैलकुलेटर उठा लें, बताएं इसका आंसर।
अब ये ऐसे होगा 9 - 1 लिखने ना बैठ जाना, इधर देखो 2 मिलियन इंटू 10% इंटू 8/12, बस लिख दिया आपने 0.13 इस सब को करते जाएं, बस यहां पे 1/12 कर देना 0.02। ये देखें जरा आंसर यही है, सब बच्चे निकाल के देख लें ये कैसे निकल रहा है प्लीज। 9 - 1 ना करने लग जाना कैलकुलेटर पे, बंद ना करो, गेट बंद ना करो अपने जी। सही है, आंसर आ गया 0.11। ठीक है, कम हो गई ना बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज हो रही है। कम क्यों हो गई भाई? 1 महीने की बोरिंग कॉस्ट हमने कैपिटलाइज नहीं की और 1 महीने का इंटरेस्ट इनकम भी लेस नहीं। ठीक है, होमवर्क तो आप पहले से नोट कर ही चुके हैं। ठीक है, ये कर लीजिएगा। ये चौथा लेक्चर यहां तक। बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन आगे नजर आ रहा है 6 और 7, वो अभी नहीं करना कतन, ना ही लेक्चर 4 में जो होमवर्क नजर आ रहा है वो आपने करना है। ओके, आपको